किसी बंदे को इंटेंशन है कि मुझे सामने वाले बंदे को जान से मारना है और ऐसा एक्ट करने से उसकी डेथ हो भी सकती है, नहीं भी, और वो ऐसे एक्ट कमिट कर लेता है और सामने वाले बंदे की डेथ हो जाती है, तब क्या होगा? सेक्शन 304। और अगर किसी के बंदा जो है कोई पतंग उड़ा रहा होता है और गलती से पतंग उड़ाते हैं उसके हाथ से ईंट गिर जाती है और नीचे एक बंदे को ईंट लग जाती है और वो बंदा ऑन द स्पॉट डेथ उसकी हो जाती है, तो ऐसे केस के अंदर कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? सेक्शन 304A। और अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव से टॉर्चर होती है डॉरी से रिलेटेड, और एक टाइम आने पर हस्बैंड और उनके रिलेटिव्स ने वाइफ को जान से मार दिया होता है, तो ऐसे केस के अंदर कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? सेक्शन 304D। तो हम इन सारे सेक्शंस के बारे में आज इस वीडियो के अंदर डाउट को क्लियर करेंगे। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है सेक्शन 304A, जिसको बोलते हैं कल्पेबल होमोसाइड की पनिशमेंट। हमने इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड का बीच का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझा था। तो होता क्या है, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में जो है कल्पेबल होमोसाइड का चार्ज लगेगा और मर्डर का चार्ज लगता है। तो अब उसके बारे में बात आती है पनिशमेंट्स की, कि पनिशमेंट जो है 304 जो है अप्लाई कब होगी। और मतलब कल्पेबल होमोसाइड होगा तो अप्लाई हमारी सेक्शन 304 होगी, लेकिन कौन से सर्कमस्टांसेस के अंदर सेक्शन 304 की पनिशमेंट कोड दे सकता है। तो इसके अंदर सबसे पहले पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमोसाइड, तो इसके अंदर दो पार्ट्स होंगे कि कल्पेबल होमोसाइड की पनिशमेंट्स को जो है दो पार्ट्स के अंदर बांटा हुआ है बेयर एक्ट के अंदर, पैरा 1 और पैरा 2 के नाम से। सबसे पहले विद इंटेंशन विद नॉलेज। इसका सिंपल एग्जांपल हो सकता है कि एक बंदे के मन में इरादा है कि मुझे सामने वाले बंदे को जान से मारना है, कि मैं एक ऐसा एक्ट करूंगा, उसके सर पे मारूंगा या फिर कहीं बॉडी पे मारूंगा, उसको मारने से उसकी डेथ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ऐसी सर्कमस्टांसेस आ गई। तो हमने इस वीडियो के अंदर भी पहले अपनी पुरानी वीडियोस में भी समझा था कि अगर सर्कमस्टांसेस आ जाती है कि डेथ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, उसे पूरा श्योरिटी नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसे मारना है, तो ऐसे केस के अंदर कौन सा चार्ज लगेगा? कल्पेबल होमोसाइड का चार्ज लगेगा। तो इसी के अंदर भी अगर किसी बंदे को इंटेंशन है और नॉलेज है, उस बंदे ने ऐसा एक्ट करा और सामने वाले बंदे को मार दिया, उसमें ऐसा एक्ट करा जिससे श्योरिटी नहीं थी कि डेथ हो भी सकती है, नहीं भी, और एंड में डेथ हो जाती है, तो कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? 304। अब कौन से पैरे में आएगा? पैरा 1 और पैरा 2। पैरा 1 के अंदर जिसमें उसे सजा मिलेगी या तो लाइफ इंप्रिजनमेंट की या फिर 10 साल की सजा और साथ में फाइन, जितना कोर्ट सक्षम समझता है कि बंदे ने जो है डेथ तो करी है और इस इरादे से करी है कि उसे जान से मारना ही था। अब दूसरी केस आता है विदाउट इंटेंशन ऑफ नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बंदा बहुत गाड़ी चला रहा है और उसे पता है कि मैं गाड़ी चला रहा हूं बहुत तेजी से, और ऐसे केस के अंदर कोई सामने वाला बंदा आ गया तो उसकी डेथ हो भी सकती है, लेकिन इसमें इंटेंशन नहीं है, इसमें बंदे को जान से मारने की इंटेंशन नहीं है, सिर्फ नॉलेज है कि मेरे ऐसा एक्ट करने से सामने वाले बंदे की डेथ हो सकती है। अगर ऐसी सर्कमस्टांसेस आती है तो इसके अंदर सेक्शन 304 अप्लाई होगा और पैरा नंबर 2 अप्लाई होगा। अब उस बंदे पे कौन सा चार्ज लगेगा? सेक्शन 304 का लगेगा। कौन से पैरे के अंदर? पैरा नंबर 2, जिसमें उसको सजा मिलेगी या तो 10 साल तक की सजा या फिर फाइन या फिर सजा और साथ में फाइन, दोनों, जितना कोर्ट सक्षम समझता है इस पर्सन के ऊपर लगनी चाहिए। अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है सेक्शन 304A, जो बताता है हमारे को कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, कि लापरवाही में किसी की डेथ कर देना। जैसे मैंने कभी एग्जांपल बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि अगर कोई पतंग उड़ा रहा है, पतंग उड़ाते हुए पीछे होता रहा वो और गलती से उसके हाथ से ईंट रखी हुई थी छत के ऊपर और वो गलती से लग गई और नीचे गिर गई और नीचे बंदा खड़ा था, बंदे के सर पे ईंट लग गई और ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। अब यहाँ पे ना तो इंटेंशन है ना तो नॉलेज है, तो हम कल्पेबल होमोसाइड या मर्डर के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं डाल सकते। तो इसीलिए ये जो सेक्शन है 304A, इसका कॉन्सेप्ट हमारा 1870 के अंदर ऐड करा गया था। 1870 के अंदर सेक्शन 304A के कॉन्सेप्ट को ऐड करा गया था। और दूसरी बात, इसके अंदर देयर मस्ट बी अ डेथ ऑफ एनी पर्सन। सेक्शन 304A जो है जब ही अप्लाई होगा जब किसी बंदे की डेथ हुई होगी, ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस होगी जिसमें बंदे की डेथ ऑन द स्पॉट डेथ हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को चोट लगी है तो आप सीधा 304A का ऊपर चार्ज लगाने के लिए आप कोर्ट के अंदर फाइल कर रहे हो केस, नहीं। किसी बंदे की अगर डेथ हुई है नेग्लिजेंस के तौर पे, लापरवाही की वजह से, तब इस केस के अंदर सेक्शन 304A अप्लाई होगा। अब इसके अंदर किसी बंदे की डेथ हुई है। तीसरी बात, सच एक्ट ऑफ द एक्यूज्ड वाज रैश और नेग्लिजेंट एंड इट अमाउंट्स
इट नॉट अमाउंट्स टू कल्पेबल होमोसाइड। अब इसके अंदर बात करी गई है कि ऐसा कोई भी एक्ट करा गया हो जो बहुत जल्दीबाजी में करा हो या फिर कोई लापरवाही की तरफ से करा गया हो, ऐसे एक्ट की वजह से किसी दूसरे बंदे की डेथ होती है तो इस केस के अंदर सेक्शन 304A अप्लाई होगा। लेकिन अगर किसी बंदे की डेथ हो रही है तो किसी गलती की वजह से हुई होगी, वो गलती जो है कल्पेबल होमोसाइड नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको भी बताया था कि यहां पे कोई है किसी की इंटेंशन तो है नहीं जान से मारने की, ना किसी की नॉलेज है कि मुझे इस बंदे को मारना है, मैं चुपचाप पतंग उड़ा तो ऐसे ईट गिरा के मार दूंगा। अगर ऐसी सर्कमस्टांसेस प्रूव हो जाती है तो कल्पेबल होमोसाइड के अंदर जाएगा बंदा। अगर ऐसी सर्कमस्टांसेस प्रूव हो जाती है कि ये तो बंदे ने गलती से करा है, नेग्लिजेंस की वजह से करा है, तो तब जो है सेक्शन 304A लगेगा। तो ये फैक्ट्स के बेसिस पर कोर्ट को देखा जाएगा कि कौन से फैक्ट्स किसके स्ट्रांग है, कि बंदे की इंटेंशन थी या नहीं थी। इंटेंशन नहीं थी तो सेक्शन 304A, इंटेंशन थी प्रूव हो जाता है तो कल्पेबल होमोसाइड का चार्ज लगेगा। चौथी बात इसके अंदर पनिशमेंट जो है, अगर कोई बंदा जो सेक्शन 304A का चार्ज जिस पे लगा है, किसी बंदे के ऊपर प्रूव हो गया कि इसने बंदे ने पतंग उड़ाया तो गलती से इसके हाथ से ईंट लग गई और बंदे के सर पे गिर गई थी तो बंदे की डेथ हो गई। अब इसने लापरवाही से करा है, लेकिन इसको कुछ तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि मैं अगली बार से ध्यान से पतंग उड़ाऊंगा या फिर देख के काम करूंगा, ऐसे नेग्लिजेंट लापरवाही नहीं करूंगा, तो इसको कोई तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो इसको पनिशमेंट भी सेक्शन 304 के अंदर ही मेंशन है। 2 साल तक की सजा मिलेगी या फिर फाइन मिलेगा या फिर दोनों, जितना कोर्ट सेक्शन समझता है कि इस बंदे को इतनी सजा होनी चाहिए और इतना फाइन मिलना चाहिए। और 2 साल तक की सजा मैक्सिमम है, मिनिमम मैक्सिमम 2 साल तक की मिलेगी, 2 साल तक हो सकती है, 2 साल से कम हो सकती है, 2 साल से ज्यादा नहीं होगी। अब इसकी बात आती है, ये सेक्शन 304A है, इस सेक्शन को हमें साथ साथ अगर हम पढ़ेंगे तो आईपीसी के अंदर हमारे को सेक्शन 336, 337 और 338 जो हमारा हर्ट, ग्रीवियस हर्ट से रिलेटेड ये सेक्शन बात करते हैं। हमें जो सेक्शन 304A को इस सेक्शन के साथ लिंक करके पढ़ना है। 3 सेक्शन 336, 337 और 338। फाइनल बात, इस सेक्शन से रिलेटेड एक केस लॉ मैंने ढूंढा है जिसका नाम है बीपी राम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, 1991 सुप्रीम कोर्ट का केस है। केस के फैक्ट्स भी आप अपने गूगल वगैरह से पढ़ के आप समझ सकते हैं। ये सेक्शन 304 से रिलेटेड अगर आपको पेपर के अंदर कोई भी केस लिखना हुआ तो आप ये केस लिख सकते हैं। बीपी राम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1991 सुप्रीम कोर्ट का केस है। हमारा फाइनल टॉपिक है सेक्शन 304B, डाउरी डेथ। अभी वीडियो के स्टार्टिंग में भी एग्जांपल पढ़ा था कि समझा था कि अगर कोई भी वाइफ जो अपने हस्बैंड से टॉर्चर होती है डाउरी के रिगार्डिंग, दहेज के रिगार्डिंग, या फिर अपने हस्बैंड के रिलेटिव से जो है टॉर्चर होती है, तो अगर एक मोमेंट ऐसा आता है जिसमें हस्बैंड जो अपनी वाइफ को जान से मार देता है या हस्बैंड और रिलेटिव्स मिलके वाइफ को जान से मार देते हैं, तो उस हस्बैंड पर और रिलेटिव्स पर कौन सा चार्ज लगेगा? मर्डर का तो लगेगा नहीं, कल्पेबल होमोसाइड का लगेगा नहीं। लग सकता है वो दूसरी सर्कमस्टांसेस होगी, उस पर भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले अगर ऐसी सर्कमस्टांसेस आती है तो उनके ऊपर कौन सा चार्ज लगेगा? सेक्शन 304B का चार्ज लगेगा, डाउरी डेथ का, जिसमें उनको सजा कितनी मिल सकती है? 7 साल तक की सजा मिल सकती है और वो 7 साल से बढ़कर उम्र कैद तक की उन्हें सजा मिल सकती है। ठीक है, अब इसके सबसे पहली बात आती है सेक्शन 304B का जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है, ये ऐड करा गया था 1986 के अंदर। हमारे आईपीसी के बैरक के अंदर जो है ये कॉन्सेप्ट 1986 के अंदर ऐड करा गया था सेक्शन 304B का। दूसरी बात आती है जो डाउरी का जो टर्म है, डाउरी दहेज का मतलब कहां लिखा हुआ है? आईपीसी के अंदर मेंशन है? नो, आईपीसी के अंदर डाउरी की डेफिनेशन कहीं भी मेंशन नहीं है। डाउरी की डेफिनेशन हमारे सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 1 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अंदर मेंशन करी गई है। वहां से डाउरी की डेफिनेशन निकालकर इस कॉन्सेप्ट को ऐड करा गया है कि डाउरी की डेफिनेशन वहां से निकाल के अगर कोई ऐसी सर्कमस्टेंस लाती है तो पनिशमेंट हमारे को कहां से मिलती है? आईपीसी के अंदर मिलेगी, जो हमारा सेक्शन 304B बताता है। अब थर्ड पॉइंट, वुमेन इज फाउंड डेड। अगर आपको 304B का चार्ज लगाना है और अगर जो हस्बैंड के रिलेटिव्स हैं उनके ऊपर कुछ चार्ज लगाना है मर्डर कल्पेबल होमोसाइड के अलावा, तो आप 304B के अंदर जाएंगे, लेकिन वुमेन की डेथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वुमेन को टॉर्चर करा जा रहा है तो आप सेक्शन 304B लगा देंगे, नहीं। ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ वुमेन की अगर डेथ हो जाती है डाउरी के टॉर्चर के रिगार्डिंग, तब ये सेक्शन अप्लाई होता है और तब ये सेक्शन फोर्स में आता है, सेक्शन 304B। अब इसकी आगे बात करती है एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस। अगर कोई वाइफ की डेथ जो है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो कोई करेगा नहीं, एबनॉर्मल सर्कमस्टांस के अंदर ही डेथ हुई होगी। एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस कैसे कैसे हो सकती हैं? या तो उसे जहर देके मारा हो, या फिर उसे जला दिया गया हो, या फिर उसको फांसी पे लटका दिया गया हो, या फिर उसकी ऐसी कोई इंजरी करी हो, या फिर उसे मारा हो तो जिसकी वजह से वुमेन की डेथ हो गई हो। कोई भी डाउरी से टॉर्चर होते हुए ऐसे मारा हो या फिर हर्ट करा हो,
इंजरी करी हो, ऐसी बहुत मेजर इंजरी हुई होगी जिससे कि वो ऑटोमेटिकली उसकी डेथ हो जाएगी, तो ऐसे केस के अंदर भी सेक्शन 304B फोर्स के अंदर आ जाएगा। अब आगे बात करते हैं विद इन 7 years ऑफ मैरिज। अब इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस सेक्शन के रिगार्डिंग, ये जो सेक्शन 304B है ये अप्लाई जब ही होगा जब एक वाइफ की शादी हुई है अपने हस्बैंड से, और हस्बैंड जो है टॉर्चर कर रहा है वाइफ को डाउरी के रिगार्डिंग, तो इन दोनों की शादी का टाइम 7 साल कंप्लीट होने से पहले हुआ हो। मतलब कि हस्बैंड जो है टॉर्चर कर रहा होगा अपनी वाइफ को 7 साल से कंप्लीट होने से पहले। दोनों की शादी हुई है, दोनों की शादी को अभी 7 साल नहीं हुई है, 7 साल कंप्लीट होने में भी टाइम है, तो हस्बैंड जो है टॉर्चर कर रहा है अपनी वाइफ को इन 7 साल कंप्लीट होने से पहले, शादी के 7 साल कंप्लीट होने से पहले अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को टॉर्चर करता है तब ये सेक्शन फोर्स के अंदर आएगा। और अगर 7 साल कंप्लीट होने के बाद भी हस्बैंड जो टॉर्चर करता है वो हम आगे बात करते हैं इसके जो पॉइंट है। अब इसके अंदर आपको बात समझ आ गई, अगर 7 साल कंप्लीट होने से पहले वाइफ टॉर्चर होकर उसकी डेथ होती है तब सेक्शन 304B जो है अप्लाई होगा और फोर्स के अंदर आएगा। अब आगे बात करते हैं, सून बिफोर हर डेथ शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी डिमांड फॉर डाउरी। इसका मतलब यह है कि जब वाइफ की डेथ हुई है तो इसके अंदर ये शो होगा वाइफ की डेथ होने से पहले कि वाइफ को जो है बहुत ज्यादा टॉर्चर करा गया था, बहुत ज्यादा क्रुएल्टीज को प्रोवाइड करी गई थी, या तो बहुत ज्यादा मारा गया था या फिर कोई भी तरीके की क्रुएल्टी प्रोवाइड करी गई थी डिमांड फॉर डाउरी के लिए। ये फैक्ट्स भी आपको प्रूव करने पड़ेंगे कि वाइफ की अगर डेथ हुई है तो वाइफ की डेथ होने से पहले इसको क्रुएल्टी का बहुत सारे टॉर्चर होते होंगे, जब भी तो वाइफ की डेथ ऐसे हुई है, या फिर वाइफ के पेरेंट्स को पता होगी टॉर्चर करने की बातें, तो उनसे फैक्ट्स आप निकाल सकेंगे। तो वाइफ की डेथ होने से पहले पूरा प्रूव होना चाहिए कि हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स जो हैं वो वाइफ को जो है टॉर्चर करते थे डाउरी के लिए, डिमांड फॉर डाउरी के लिए, तो ऐसे सब्जेक्ट क्रुएल्टी का बताना पड़ेगा। अब आगे की बात आती है, डाउरी डेथ इज अ होमोसाइड। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है कि जो डाउरी डेथ है वो होमिसाइड है। अब होमिसाइड का मतलब हमने जब मर्डर का टॉपिक स्टार्ट कर रहा था उस टाइम में मैंने को बताया था कि अगर एक आदमी किसी दूसरे बंदे को जान से मार देता है तो उसे होमिसाइड बोलते हैं। तो ऐसे केस के अंदर ही हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स जो है वाइफ को जान से मार रहे हैं तो वो होमिसाइड हमारा ऑफेंस होगा, इलीगल होमिसाइड होगा जो हमारा मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड के अंदर आएगा। तो ऐसे केस के अंदर अब मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं जिसके अंदर बोला गया है कि अगर वाइफ जो है सुसाइड कर ले। अब सुसाइड कैसे करेगी? फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को रोज टॉर्चर करता था कि डाउरी के रिगार्डिंग, दहेज के रिगार्डिंग। एक टाइम ऐसा है वाइफ जो है हस्बैंड के साथ रहना छोड़कर अपने घर पे रहने चली गई कि मैं टॉर्चर हो गई, अपने घर पे रहने चली गई है, और एक सुसाइड नोट उसने लिखकर छोड़ा है कि मैं जो है सुसाइड कमिट कर रही हूं और मेरी सुसाइड का रीजन डाउरी है, दहेज है, मैं टॉर्चर बहुत हो चुकी हूं मेरे हस्बैंड से, तो मैं सुसाइड कर रही हूं। हाँ, वाइफ जो है अपने घर, अपने मायके यानी अपने पेरेंट्स के पास जाकर वहां पे सुसाइड कर लेती है। तो अब ऐसे केस के अंदर क्या होगा? ऐसे केस के अंदर सेक्शन 304 भी अप्लाई होगा। मैं तो स्टार्टिंग से आपको बताता जा रहा हूं कि हस्बैंड वाइफ जो है मरी हुई होनी चाहिए, वाइफ मरी हुई है, ऐसे केस के अंदर भी सुसाइड उसने करा है, और वाइफ को जो है एबनॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर मारा होना चाहिए हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव से। अब इन्होंने ना तो जहर दिया, ना फिर इनको जलाया, ना तो फिर इन्होंने खुद फांसी पे लटकाया, या फिर खुद मतलब खुद ऐसा कुछ करा नहीं सर्कमस्टांसिस जिससे कि वाइफ की हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव्स के रिगार्डिंग डेथ हो जाए वाइफ की। तब क्या होगा? तब भी हस्बैंड और हस्बैंड के जो रिलेटिव्स हैं वो लायबल होंगे सेक्शन 304B के तौर पर। एक प्रूफ उनके होगा सुसाइड नोट जिसमें लिखा होगा कि मेरी डेथ का कारण या मेरी सुसाइड हो कमिट करने का कारण जो है मेरे हस्बैंड और मेरे रिलेटिव्स हैं जिन्होंने मेरे को रोज टॉर्चर करा था डाउरी के रिगार्डिंग। तो ऐसे केस के अंदर जो है वाइफ की डेथ के रिगार्डिंग जो सेक्शन 304B के अंदर हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव्स लायबल होंगे, जिन पे 7 साल तक की मिनिमम 7 साल तक की तो सजा लगेगी, इससे नीचे इनको सजा नहीं मिलेगी, और मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट, उम्र कैद तक की सजा जा सकती है। अब एक और बात आती है कि अगर ये सर्कमस्टांसेस जो है 7 साल के बाद हो, इनकी हस्बैंड और वाइफ की शादी जो है 7 साल कंप्लीट होने तक हो गए, उनके ज्यादा हो गए, मतलब 8 साल हो गए, 9 साल हो गए इनकी शादी को, हस्बैंड जो है टॉर्चर कर रहा है अपनी वाइफ को। अब ऐसे केस के अंदर वाइफ जो है जाती है अपने मायके में अपने पेरेंट्स के पास वहां रहकर और वहीं पे सुसाइड कर लेती है। तो तब जो है इसके ऊपर ये सेक्शन 304B अप्लाई होगा? तब नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 304B की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम 7 years ऑफ मैरिज कंप्लीट होने से पहले ये एक्शन जो है, ये ऑफेंस जो है कमिट होना चाहिए। अब 7 साल के बाद जब आप करेंगे तो इसके अंदर सेक्शन कौन से लगेगा? 306।
अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, इसका मतलब होता है कि हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव्स ने जो इतना ज्यादा टॉर्चर कर दिया था वाइफ को, इतना ज्यादा उत्साह दिया था वाइफ को कि आप जो है सुसाइड कर लो। आप जो है टॉर्चर इतने ज्यादा वाइफ और उसके रिलेटिव ने इतना ज्यादा टॉर्चर कर दिया था वाइफ को कि आप जो है सुसाइड कर लो। तो हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव्स के ऊपर सेक्शन 304 ना अप्लाई होकर 306 अप्लाई होगा, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, जो हमारे को मेंशन है। और अगर 7 साल होने से पहले वाइफ जो ऐसी सुसाइड खुद कर लेती है एक सुसाइड नोट लिखकर, तो उन पे सेक्शन 304 अप्लाई होगा। आपको दोनों सर्कमस्टेंसेस समझ में आ गई। और अगर जो है 7 साल कंप्लीट होने के बाद जो है अगर हस्बैंड जो है मार पीट कर या फिर एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अंदर वाइफ की डेथ कमिट करते हैं, तो ऐसे केस के अंदर हम कल्पेबल होमिसाइड या फिर मर्डर के अंदर उनको कन्विक्शन बिल्कुल दिलाएंगे। तो ऐसे जब आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है टॉपिक समझ में आया होगा, जो हमारा चैप्टर नंबर 16 ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी के अंदर मेंशन करा गया है इंडियन पिनल कोड 1860 के अंदर, इसके अंदर हमारा सेक्शन 304A और 304B जो बताता है 304 पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड, 304A जो है डेथ बाय नेग्लिजेंस, सेक्शन 304B अगर डेथ करी गई है डाउरी के डिमांड के लिए, तो तब जो है हमारा ये टॉपिक जो है अप्लाई होता है। तो इन सर्कमस्टेंसेस के अंदर आपने आईपीसी के अंदर जो है हमारे को ये कॉन्सेप्ट बताया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी वीडियो के अंदर ये डिटेल वीडियो आपको समझ में आई होगी। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट करके अपना डाउट बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।